अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी कतर रिलीज 8 नेवी ऑफिसर्स इनसाइड स्टोरी। मोदी कतर अमीर जयशंकर प्रसाद। आज ये रौनक की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इंडियन नेवी के 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी। दिसंबर में इस मौत की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और 12 फरवरी को इन 8 में से 7 अफसर आजाद होकर भारत भी आ गए। भारत माता की जय। मतलब सिर्फ 100 दिन के अंदर मौत की सजा पाए इंडियन ऑफिसर्स फ्री होकर अपने घर लौट आए। इस इकलौते फैसले को इंडियन डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। It's been a diplomatic victory for India. Well, it's about a huge diplomatic victory for India. में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत सरकार उस कतर के चंगुल से 8 भारतीयों को बचाकर ले आई है जिस कतर के मंत्रियों ने नुपुर शर्मा के मामले पर सबसे ज्यादा जहर उगला था। वो कतर जिसका अल जजीरा चैनल भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाता है। वो कतर जिसने अपने यहां हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक जैसे भारत के भगोड़े को स्पीकर के तौर पर मौका दिया था। अब ऐसे देश से अगर भारत सरकार मौत की सजा पाए अपने अफसरों को बचाकर वापस ले आई है तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं। एक अरब देश में जासूसी के शक में मौत की सजा पाए 8 गैर मुसलमानों को सही सलामत वापस ले आना किसी चमत्कार से कम नहीं। यह मामला अपने आप में इस बात की गवाही है कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हुई है। तो ऐसा क्या किया है मोदी सरकार ने? रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। ऐसा क्या जादू किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि फिलिस्तीन सरकार भी नरेंद्र मोदी को अपना राष्ट्रीय सम्मान देती है और इजराइल भी भारत को अपना सबसे तगड़ा दोस्त मानता है। तो आज के कार्यक्रम में, आज की इस वीडियो में हम इसी बदले हुए भारत की बात करेंगे। एक ऐसे भारत की जो एक तरफ सबका दोस्त भी है लेकिन दूसरी तरफ वो खुद से पंगा लेने वालों को सबक सिखाना भी जानता है। तो आइए आज हम उसी बदले हुए भारत की बदली हुई फॉरेन पॉलिसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। बाकी हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जरूर फॉलो करिएगा। ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों ये बात है अगस्त 2020 की। कतर की अल दहरा कंपनी में काम करने वाले इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तारी इतनी गुपचुप होती है कि 1 महीने तक कतर में मौजूद भारतीय दूतावास को ही इसकी खबर नहीं लगती। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के रिपोर्ट करने पर पहली बार यह खबर छपती है कि कतर सरकार ने एक सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के मामले में 8 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2022 में पहली बार गिरफ्तार हुए नेवी के इन 8 पूर्व ऑफिसर्स को काउंसलर एक्सेस दिया जाता है। इस बीच गिरफ्तार हुए इन फॉर्मर ऑफिसर्स के घर वाले सोशल मीडिया पर लगातार ये मामला उठाने लगते हैं। भारत सरकार भी इन लोगों की मदद के लिए कतर की लॉ फर्म को हायर करती है। नवंबर 2022 को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएमओ ऑफिस में स्पेशल ड्यूटी पर उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। कतर की सरकार की तरफ से आज तक ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है कि उसने इन 8 भारतीय फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को क्यों अरेस्ट किया। मगर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को सच माने तो कतर गवर्नमेंट ने इटली की एक कंपनी को अपने लिए सबमरीन बनाने का ठेका दिया था। यह एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी ऑफिशियली किसी को नहीं दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर सरकार को इस बात के सबूत मिले कि यह भारतीय नौसैनिक सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो मेटा मटेरियल यूज होता है उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इजराइल को लीक कर रहे थे। हालांकि कतर सरकार ने खुद आज तक इस बात को कबूल नहीं किया है कि उसने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया। मगर जैसे ही इस सो कॉल्ड लीक की खबर आई, इन 8 भारतीय ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा अल दहरा कंपनी में काम करने वाले 70 और भारतीयों को फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद इसी कंपनी के सीईओ को भी अरेस्ट कर लिया गया मगर बाद में वो रिहा हो गए। इसी के बाद भारत में सरकार पर यह प्रेशर बढ़ने लगा कि जब ओमान अपने आदमी को इतनी जल्दी छुड़वा सकता है तो हम क्यों नहीं। इस बीच कतर की लोअर कोर्ट में इन लोगों पर मामला चलता रहा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट की यह सुनवाई भी इतने सीक्रेट तरीके से होती थी कि उसमें बाहर के एक भी आदमी को शामिल होने नहीं दिया जाता था। जून 2023 तक मामले की दूसरी सुनवाई भी पूरी हो गई और अक्टूबर 2023 को इन 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। खबर सामने आते ही देश भर में भूचाल आ गया, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस बीच कतर सरकार को लेकर कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया। विदेश मंत्री ने हमेशा कहा कि हम उन लोगों की रिहाई के लिए लीगल और डिप्लोमेटिक सारे रास्ते तलाश रहे हैं। I assure you that they are very strongly in our priorities. इसी बीच आता है एक बड़ा मोड़। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर से दुबई में मुलाकात होती है। इसके बाद 3 दिसंबर को भारतीय एम्बेसडर विपुल को गिरफ्तार लोगों तक काउंसलर एक्सेस मिलती है। 7 तारीख को फिर से मामले की सुनवाई होती है। 28 दिसंबर को इन लोगों की मौत की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके सिर्फ 45 दिन बाद ये सब लोग कतर से आजाद होकर भारत आ जाते हैं। Well, it's about a huge diplomatic victory for India. The 8 former Indian Navy personnel detained in Qatar have been released by Qatar court. और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। कतर की जेल में बंद है ये 8 भारतीय। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरा देश शॉक्ड हो गया। सिर्फ 100 दिन पहले जासूसी जैसे सीरियस मामले में मौत की सजा पाए 8 ऑफिसर्स की न सिर्फ सजा माफ हो गई, बल्कि वो रिहा होकर भारत भी वापस आ गए। यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग जैसे ही भारत आए तो मुझे सुषमा स्वराज जी का वो ट्वीट याद आ गया कि आप लोग चाहे कहीं भी फंसे हों, हम आपको ढूंढ लाएंगे। अगर आप मोदी सरकार के पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो ऐसे 5 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस याद आते हैं जब सरकार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीयों को सही सलामत वापस ले आई थी। 2 साल पहले अचानक शुरू हुई रूस और यूक्रेन वॉर के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर 22,500 भारतीयों को वहां से बाहर निकाला था। इसी तरह 2023 में सूडान से ऑपरेशन कावेरी चलाकर सरकार ने 3800 लोगों को सही सलामत भारत वापस ले आई। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर वहां से 1200 लोगों को सकुशल बाहर निकाला था। इन लोगों में 200 से ऊपर अफगान हिंदू और सिख भी शामिल। थोड़ा पीछे जाएं तो 2015 में जब यमन में सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी थी, तब भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाकर यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला था। और फरवरी 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से भारत वापसी को कौन भूल सकता है। जब भारत सरकार के खौफ से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को बिना कुछ कहे सुरक्षित ही भारत वापस भेज दिया था। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब पाकिस्तानी संसद में कहा था कि जैसे ही उन्हें अभिनंदन के पाकिस्तान में आ जाने की खबर मिली तो वो घबरा गए थे। उन्हें इस बात का डर लगने लगा था कि पता नहीं अब मोदी सरकार उस पर कहर न बरपा दे। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जी हाँ दोस्तों, यही होता है परसेप्शन। मोदी सरकार का खौफ था तो पाकिस्तान ने बिना मांगे डर के मारे अभिनंदन को हमें सौंप दिया। और एक वो वक्त भी था जब दिल्ली के बाजारों से लेकर देश भर के मंदिरों, मुंबई के लोकल ट्रेनों से लेकर ताज होटल पर हमले होते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि खुद पाकिस्तानी सरकार और आर्मी को पता था कि इन हमलों के जवाब में भारत सरकार कोई सख्त कदम या युद्ध जैसा कदम तो नहीं उठाएगी। लेकिन उरी में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस परसेप्शन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गलवान में भी चीन ने भले ही हम पर घात लगाकर हमला किया, मगर जिस तरह बदले की कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने भी चीन के दर्जनों फौजी मार दिए, उससे उसे भी पता लग गया कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप उसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेगा। पिछले कुछ सालों के ढुलमुल रवैये के उलट मोदी सरकार पूरी दुनिया को यह बताने में कामयाब रही है कि हमें यह बताने की कोशिश मत करो कि हमारा फायदा किस में है। अगर हमें अपने लोगों की जरूरत के लिए रूस से सस्ता तेल लेना होगा तो हम लेंगे। अगर हमें सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम के लिए इजराइल के खिलाफ भी वोटिंग करनी होगी तो हम करेंगे। मगर हमें इजराइल से मिलिट्री पार्टनरशिप करनी होगी तो हम वो भी करेंगे। हम आगे बढ़कर कोरोना काल में 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन भी बांटेंगे और अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य भी बनवाएंगे। हम छोटे देशों को बड़ा भाई बनकर भी दिखाएंगे, मगर मालदीव जैसा कोई देश अगर गुंडा बनने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी औकात भी बताएंगे।
मोदी सरकार की इसी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली पॉलिसी का ही कमाल है कि पिछले 10 सालों में दुनिया भर के 13 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि विपक्षी भले ही पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताएं, मगर मोदी सरकार के टाइम में भारत सरकार के सबसे अच्छे रिश्ते अरब देशों से ही हुए हैं। बहरीन से लेकर सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन तक हर देश की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। दोस्तों, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ या जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो बहुत सारे ताकतवर देशों ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, खासकर रशिया और यूक्रेन युद्ध के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उस लड़ाई में बहुत सारे यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहे थे। तो युद्ध बढ़ने पर जब अपने ही लोगों को वहां से निकालने की बारी आई तो कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए। मगर चाहे अफगानिस्तान हो या यूक्रेन, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों का कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसे मौकों पर स्पेशल ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ हम अपने नागरिकों को बचाकर लाए, बल्कि इन मौकों पर हम दूसरे देशों के लोगों को भी वहां से सेफ निकाल कर लाए। और यही एक मजबूत गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। हम सब 71 की जंग को तो जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उस जंग के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को बंधक बना लिया था। मगर एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि 71 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 फौजी बंधक बनाने के बावजूद हम पाकिस्तान के कब्जे से अपने 54 फौजी नहीं छुड़ा पाए। जी हां, इस युद्ध के बाद हमने पाकिस्तान के 93,000 फौजी छोड़े, बदले में पाकिस्तान ने भी अपने कब्जे से हमारे कुछ फौजियों को छोड़ा। लेकिन इन सब के बीच 54 फौजी ऐसे थे जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि युद्ध के टाइम वो भी पाक सेना के कब्जे में चले गए थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने कभी उनका पाकिस्तान में होना कबूल ही नहीं किया। इन 54 लोगों के परिवार वाले आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उन्हें उनकी कोई खबर नहीं मिली। यह सोचकर बड़ी तकलीफ होती है कि भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 फौजी बंधक थे और हमने बिना अपने एक एक आदमी का हिसाब किए उनके सारे फौजी छोड़ दिए। और तो और उसके बाद के सालों में भी उन्हें वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 से 1998 के बीच पाकिस्तान की जेलों से छूटकर आए भारतीय कैदियों ने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में उस वक्त के कई फौजी तब भी बंद थे, मगर उन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सका। गायब होने वाले इन 54 फौजियों में से एक एयरफोर्स के पायलट एचएस गिल की कहानी सुनिए, जिनके बारे में माना जाता है कि सिंध इलाके के पास उनके विमान को मार गिराया गया। उसके बाद एचएस गिल का भी पता नहीं लगा। उनके परिवार को हमेशा उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, मगर वो नहीं आए। बाद के सालों में उनकी बीवी की कैंसर से मृत्यु हो गई, उनके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली और उनकी एक बेटी भी थी जिसका आज कोई सुराग नहीं है। ये सारी कहानी, या यूं कहें कि 71 के युद्ध में गायब हुए इन 54 फौजियों की कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि एक वक्त कैसे ताकतवर पोजीशन में होने के बावजूद हमने अपने ही लोगों को वापस लाने की कोशिश नहीं की। और फिर 2019 में वो वक्त भी आया जब बिना मांगे ही खौफ के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन को खुद ही भारत के हवाले कर दिया। ये एक ऐसा फर्क है जो पिछले सालों में साफ नजर आया है हर एक भारतीय को। दुनिया इस फर्क को मान रही है, मगर कुछ लोग अब भी डिनायल मोड में जी रहे हैं। यह देखकर मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी कि जब कतर में इन 8 भारतीयों को फांसी मिलने की बात सामने आई तो हर कोई पानी पी पीकर भारत सरकार को गाली देने लगा, उसे कोसने लगा, उसकी गैरत को ललकारने लगा। मगर जब ये सारे भारतीय सही सलामत भारत वापस आ गए हैं तो कल तक मोदी सरकार का नाम लेकर गाली देने वाले यही लोग अब अनजान लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इतना तो तय है कि चाहे इंसान हो या देश, जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तब तक दूसरे भी ऐसा नहीं करते। एक देश के तौर पर हम आज अपने कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक मजबूत देश की तरह बिहेव कर रहे हैं, दूसरों की आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं, तो दुनिया भी हमें वही इज्जत दे रही है। इसलिए कतर में जो हुआ उसे एक मामूली घटना मानकर भुला न दिया जाए। ये ऐसे बदलते भारत की आहट है जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ऐसे तमाम वीडियोस वहां पर हम आपके लिए जरूर शेयर करेंगे। बाकी जाने से पहले कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने जब पहली बार वो खबर सुनी थी, जब आपको पता चला कि उन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, और अब जब आपने कुछ घंटों पहले ये खबर सुनी कि ये भारतीय सही सलामत अपने देश वापस लौट आए हैं, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।
बिल्कुल जी बिल्कुल, और हमने इस वीडियो पे भी रिएक्ट किया था, और जब इनको सजा हुई थी उस वक्त हमने रिएक्ट किया था, और हमने यही कहा था कि कतर हुकूमत को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को सबूत देने चाहिए कि उन्होंने जो है वो अपना जासूसी की है कि किस तरह की है, वो सबूत दें उनके खिलाफ अगर हैं तो। अगर नहीं है तो फिर उनको जो है वो छोड़ा जाए। तो हमने तो यही कहा था, और वही बात साबित हुई कि उनको पास सबूत नहीं थे, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उन्होंने अपने सजा याफ्ता जिनको जासूसी के जुर्म में जो है वो सजा बिल्कुल मतलब कोई छोड़ता तो नहीं है इतनी नहीं जल्दी, छोड़ता। तो उस जुर्म में जो सजा हुई थी उससे छुड़ा के ले आए हैं। तो सजाए और मौत। इससे बड़ी बिल्कुल। क्या बहादुरी हो सकती है, और इंडिया जो है वाकई बदल रहा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी बदल रही है, strong और है, इंडिया no वाकई स्ट्रांग हो चुका है, ये इसमें कोई शक नहीं है। खुद मुख्तारी की बहुत बड़ी दलील है जी कि कतर एक ऐसा कंट्री है जहां पे नाखून लगने पर भी 10 साल की कैद है, और उस सजा को कोई चेंज नहीं करवा सकता, कोई सिफारिश वहां पे नहीं चलती। एक दफा कतर में जो फैसला हो जाए वो चेंज नहीं हो सकता। वैसे तो सारे अरब के यही असूल है कि एक दफा जो फैसला कर दें वो बदलते नहीं है, वो फिर उसी पे वो सजा दे के ही रहते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिसी जो है इसको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि ऐसे जो उनके नागरिक हैं जिनको सजाए मौत हो गई थी, सजाए मौत से कन्वर्ट करवा कर उम्र कैद में लाया गया, और उम्र कैद से छुड़वा के इस तरह अपने जो सैनिक थे उनको सही सलामत अपने देश लेकर आना, ये पूरी दुनिया को एक पावर का पैगाम है इंडिया की तरफ से कि देख बिल्कुल लें कि इंडिया इस वक्त किस पावर में है। और ये इतनी बड़ी मैं कहता हूं कि कामयाबी है इंडिया की कि इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, कि इजराइल जैसे देश के साथ दोस्ती भी चाहिए और फिलिस्तीन के हमायत भी साथ की है। हक पर बोलने से इंडिया डरता नहीं है। इंडिया की खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो इंडिया की जो रिस्पेक्ट है उसमें इजाफा कर रहे हैं कि इजराइल के साथ भी ताल्लुक खराब नहीं किए और फिलिस्तीन के साथ भी नहीं। जहां पर फिलिस्तीन की तरफ से लगा कि गलत हो रहा है, हमास को क्रिटिसाइज किया। जहां पे लगा कि फिलिस्तीन के जो मासूम बच्चे और औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, वहां पे इसराइल के खिलाफ वोट डाला है, इसराइल को भी क्रिटिसाइज किया है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी मजबूत रखे हैं। लेकिन जहां से अपना बेनिफिट नजर आया कि अगर रशिया से उनको तेल सस्ता मिल रहा है तो वहां से तेल भी लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, और यही बात है ना, यही फॉरेन पॉलिसी होती है। और मैं शुरू दिन से जब से ये चैनल, ये वाला चैनल जब से हमने जो है ना वो सियासत पे वीडियो बनाना शुरू किया है, ऐसी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, तब से मैं कह रहा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो आज़ाद है, और वैसे ही हम चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती क्योंकि इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये धोखेबाजी, ये सारे जो भी चूरन है, ये सारा कुछ खत्म करना पड़ता है, उसके बाद जाके फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनती है मजबूत। इकॉनमी ठीक करनी पड़ती है अपनी। वो कहते हैं ना कि 24 घंटे जो है वो एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, तब जाके ये सारा कुछ होता है। मेहनत की है अगलों ने, ईमानदारी से काम किया है। बिल्कुल, मोदी साहब जैसे ऑनेस्ट लीडर भी हमें चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा लीडर है कि उसकी मोदी साहब का हमने एक वीडियो देखा था तो उसमें ये वो बता रहे थे कि जो उनको मंथली सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो उनकी जितने अखराजात थे वो निकाल के बाकी जो बचत थी वो कहते हैं मैं साइड पे रखता गया हूँ, और कुछ महीनों के बाद वो मैंने फंडिंग कर दी है। क्या फंडिंग बात किस है। में की है? एक गर्ल्स कॉलेज बनवाया है उन पैसों से। जब मैंने अपने अफसरों से कहा कि यार ये मेरी जमा पूंजी है, मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं जो कि मेरी अपनी जाती तनख्वाह में से बचे हुए हैं, तो वो ऑफिसर भी सारे हैरान थे कि सर आप ये कर रही हैं, और भी बड़े काम है गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं तरक्की के काम। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी जेब में से जो चीजें मुझे बची हैं, जो पैसे बचे हैं, मैं उनसे भी कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, और यही होती है ना असल में, लीडर अच्छा हो, मुल्क के साथ मुखलस हो, तो यकीन करें दुनिया भी आपको सलाम करती है, और वो नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ से जो है वो अपने वो बंदे छुड़ा के लेके हैं। और उस सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि आपको मुबारकबाद है कि आपके 8 नेवी के ऑफिसर जो वहाँ पे थे, आपकी कोशिशों से, आपकी दुआओं से और मोदी जी की जो मेहनत से जो है वो अपने घर वापस आ गए और अपने परिवार के पास आ चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो वो जानबूझ के पकड़ा हुआ था, तो फिर वो उनको छोड़ना तो पड़ा। लेकिन ये है कि पीछे बैकग्राउंड पे जो सरकार होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका क्रेडिट जो है मोदी सरकार को जाता है, जयशंकर जी को जाता है सबसे ज्यादा, लेकिन क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर वो हैं। अवाम जो है उनमें भी शौर मौजूद है। बिल्कुल। और लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले लोग कुछ हैं, वो नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी पार्टी को लेकर, अपनी सीट को लेकर या अपनी साख को लेकर करते हैं। वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया में
अवाम जो है वो पढ़ी लिखी है और स्पोर्ट में बात करती है, लॉजिकल वे में बात करती है, इलॉजिकल कहीं कमेंट्स नहीं करेगी, कुछ ऐसा नहीं कहेगी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? गवर्नमेंट उनको लेके जा रही है तरक्की की राह पे, उन्हें पता है कि हमें सहूलतें मिल रही हैं, हर चीज हमें प्रोवाइड हो रही है। इतनी ताकत अभी दिखा दी है कि जो मुल्क फैसला नहीं बदल सकते थे अपने कानून में, उनके लॉ में, उस मुल्क में जाके उनके लॉ में जनाब अपनी चेंजिंग अच्छा, करवाई है और अपने बंदे निकाल के बिल्कुल लेके आए। ये चेंजिंग पता है क्यों हुई है? ये चेंजिंग करवाने का जो प्लान था ना, वो मोदी साहब ने सोचा है कि जब उन्हें पता चला है कि ये चीज हो गई है, ये सेम प्लान इसके साथ, कतर के साथ भी वही किया है जो मालदीव के साथ किया है। जितनी भी ट्रेड थी सारी कतर के साथ रोक दी गई है और कतर की सही बोलती बंद हो गई थी, और उसके बाद जाके जो कतर की गवर्नमेंट है उसे फैसला चेंज करना पड़ा। ये होती है एक हिकमत अमली, एक प्लानिंग, बिना किसी धमकी के इस तरह प्लान बनाना कि अगला कंट्री जो है वो खुद आपके सामने सरेंडर कर ये दे। तो वो भाई इंडिया तो पहचान चुका है ना, अपनी पावर को पहचान पावर, चुका है वो कि आपकी हम जो है आपको बड़ी साख मार्केट बनानी भी हैं और पड़ती है। हमें ये सारा कुछ क्यों किसी पे डिपेंड करें हम। वही ना, वो मोदी साख तो उन्होंने क्रिएट किया, बिल्कुल। एक अरसा लगाया है, मोदी वो एक अरसा साहब ने लगाया, उसको यूज तो करना है उन्होंने। खुली वो बात की है। उन्होंने कहा भाई हमें ऐसे देश के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं चाहिए, कुछ कोई कारोबार नहीं चाहिए जो हमारे सैनिकों के ऊपर ब्लेमबाजी करे और हमारे सामने हमारे सैनिकों को वो सजाए मौत सुनाए। और ये चीज भी देखने लायक थी कि चले उनके खुफिया चीजें थी, खुफिया इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उस जो भी वो क्या कह लें, अदालत में जो भी डेट्स होती रही हैं वहाँ पे, ठीक है, और जो भी हिकमत अमली हुई है वो हाइड रखी गई है, उसमें कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं था शामिल। ये चीज भी डाउटफुल थी एक तरह से देखी जाए तो, प्रूफ भी नहीं और दिए प्रूफ ना। नहीं था। लेकिन यह है कि ये चीज अच्छी हुई है कि वो निकल आए हैं, क्योंकि जितने भी ये कह लें कि गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे अगर आपको सजा हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, छोटी 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 चीज से लेकर बड़ी तक आपको सजा दी गई है, अगर कुछ बोल दिया गया तो मेरे ख्याल में वो पत्थर पे लकीर हो गया, रिवर्सेबल नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं रिवर्सेबल हुआ है। बिल्कुल। एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, नो डाउट, और जहाँ पे इन्होंने कहा कि इमरान खान अभिनंदन वाला मामले पे इन्होंने बात की कि वो प्रेशराइज हो गए, उन्होंने वो प्रेशराइज नहीं हुए। इन रियलिटी उन्होंने वो जो है दरिया दिली दिखाई है, वो उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है, उनके पायलट आए हैं, जो कुछ भी है उन्होंने वापस किया एक प्यार मोहब्बत के पैगाम के साथ, ठीक है। तो वो उन्होंने जंग छिड़ सकती थी ना छिड़ उस सकती थी, वक्त। उस चीज को उन्होंने कवर अप करने के लिए किया, वो करना पड़ना था। अगर कोई और होता मे बी सिचुएशन और तरह हो जाता था, क्योंकि इंडिया की तरफ से बयानात उस वक्त ऐसे चल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें अभिनंदन जो है वो बिल्कुल सही सलामत वापस चाहिए। नहीं, इन्होंने भी बयान उसी वक्त ही दे दिया था, लेकिन यह है कि जनरल बाजवा थे इस वक्त मेरे ख्याल में, बाजवा थे, लेकिन तो बाजवा के बारे में तो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि उनकी कांपे टांग रही थी डरपोक, तो वो डर से पसीना आ रहा था, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि इमरान खान ने तो ऑर्डर भी इमरान खान ने दिया था कि जब वो आए थे जहाज, तो उसके बाद कहा था कि अभी आए तो फिर शूट का ऑर्डर दिया था। लेकिन ये है कि बाद में जब अगर अभिनंदन को पकड़ा था तो उसके बाद जो है वो उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा कि वो हमें वापस किया जाए और नहीं तो जंग छिड़ सकती है। तो इमरान खान ने जंग ना छेड़ने की वजह से एक पीस के जो तौर पे ना उसको वापस कर दिया था। लेकिन काफी सारे लोग जो ये समझते हैं कि डर के किया है, तो मेरे नहीं ख्याल के डर के किया होगा। अगर डरना होता तो पहले ही ना उसको मतलब कि जहाज को टारगेट करते। तो बाकी ये है कि ये जंग ना ही छिड़े, बेहतर किया था। मैं अभी यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया था इमरान खान ने उस टाइम कि चलो वापस कर दिया था, लड़ाई नहीं हुई। नहीं तो अगर लड़ाई हो जाती तो दोनों तरफ जो है नुकसान होता। तो ये चीजें जो है ना, वो इंडिया जैसे अभी तरक्की कर रहा है तो वो काफी सारा पीछे चला जाता है। इंडिया भी बेशक पाकिस्तान को तबाह कर देते, लेकिन इंडिया भी बहुत पीछे चला जाता। तो इसलिए वो अच्छा हुआ था उस टाइम कि वापस कर दिया था और सारा कुछ आराम से जो है वो सारा कुछ निपट गया था। तो लेकिन ये है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कि रूस के साथ तेल भी लेना है, अमेरिका के साथ भी तलकार ठीक करने हैं। अभी अमेरिका में गए थे मेरे ख्याल में, और वहाँ पे भी जो है वो क्या मैंने न्यूज़ देखी थी कि अमेरिका में गए थे जयशंकर साहब नहीं, मेरा मोदी जी गए थे, गए हैं या पता नहीं गए हुए हैं। मैंने वो एक न्यूज़ सामने आई थी फेसबुक में, मैंने देखा था। तो खैर मुझे सही तरह से पता नहीं है। जो रिसेंटली दौरा किया वो तो दुबई का किया, दुबई का किया, लेकिन उससे दूसरा भी गया है ना, अमेरिका भी गए हैं। अच्छा। तो बहरहाल ये है कि अगर मैंने न्यूज़ सही सुनी है तो बता दीजिएगा। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो रशिया के साथ भी तलकार ठीक रखना चाह रहे हैं, रशिया से ले भी रहे हैं, और किसी की मजाल भी नहीं है कि इंडिया को ये कह सके कि क्यों रशिया के साथ तलकार रखे हुए हैं। ये होती है फॉरेन पॉलिसी और मजबूत फॉरेन पॉलिसी, आजाद कंट्रियों की। तो इसका क्रेडिट जो है ना
क्रेडिट जो है मोदी सर को और जो है जयशंकर को, एस जयशंकर को और पूरी टीम को पूरी जाता टीम बिल्कुल। इनकी टीम जो है वो वाकई काम कर रही है। और मैं तो उतना कहूंगा अपनी टीम की तरफ से कि नजर ना लगे, क्योंकि जब आप वो कह लें कि इकॉनमी की एक पावर बनते जा रहे होते हैं ना, वो आपके पीछे वो दुश्मनी वाला अनसर भी पैदा हो रहा होता है। तो उस चीज से बच के रहें, वो बचना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। जितना ज़ात पॉलिसी में इन स्ट्रेट वे बंदा चलता है उतना बंदा फंसता जाता है, उतने दुश्मन ज्यादा होते हैं। बहरहाल जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन फैमिलीज को भी हमारी टीम की तरफ से मैं वो बहुत-बहुत कहूंगा मुबारक। कि वो कहने लगा था कि जो पहले अपना वहां पे यूक्रेन और वार में जो फंसे हुए थे, जिधर जिधर फंसे हुए थे, वहां से जो है अपने स्टूडेंट लेके आए हैं, बाकी कोई भी नहीं लेके गया, पाकिस्तान तक नहीं लेके आया। पाकिस्तान का स्टूडेंट भी यूक्रेन से जो है वो इंडिया लेके आया है, तो कितने शर्म की बात है ये पाकिस्तान के लिए। और ये जंग में भी और उन्हें छोड़ आए थे, खैर शर्म हम की इंडिया बात से बहुत कहते है। हैं कि जी हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। 300 जंगें लड़नी है तो आप अपने हमारे अपने बंदे नौजवान जो है छुड़वाते वहीं फंसे रहे, हुए हैं। आप जो है वो सोमालियन जो एक माफिया ग्रुप है उनसे भी हमारे बंदे छुड़वाए। छुड़वाएं। तो यहाँ से यूक्रेन से हमारे बहुत बंदे बेइज्जती लेकर है। आए, तो फिर ये वही बात आ बहुत जाती है। वो सही बेइज्जती है। कहते हैं यार, ये मुनाफकत वाली बात। मुनाफकत है, लेकिन मुनाफकत ही ये है है ना, कि वो शुक्रिया जो अदा करना चाहिए था। एक और पॉइंट कि जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया बीच में, जो 50 या कितने थे वो लोगों का जिक्र किया जो मिसिंग है, चमन चमन जो है, वो जो है लोग मिसिंग है। अब ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी फैमिली के साथ ही हैं हम, उनके दुख में शामिल है। लेकिन वो सिचुएशन इस तरह की होती है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त सोचा नहीं कि वो 93,000 जो है लोगों को वापस कर रहे हैं, और कितने वापस वो लोग जो है अपने वो उनको वापस ले रहे हैं, उनमें उनकी काउंटिंग नहीं हुई। तो ये मिसिंग हो गया, लेकिन उन फैमिली के लिए ये बड़ी दुख की बात है, और वो हमेशा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो मैं देख रहा था तस्वीरों में, तो वो वाकई दुखजनक बात है, नो डाउट। बाकी वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, डिटेल इन्होंने अच्छी दी है हमेशा की तरह। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।